करना है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration of the solution with concentration. तो तीन साइंटिस्ट थे, डिबाय, हक्कल एंड ऑनसागर। उनकी इक्वेशन है एक डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन। और वो इक्वेशन है लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन सी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और बी एक कांस्टेंट है जो कि नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और C जो है दिस इज कंसंट्रेशन। और ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अगर कंपेरेबल है विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ये इक्वेशन, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर आप लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, बिकॉज दिस इज कंपेरेबल विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसलिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी और यहां को अंडर रूट ऑफ सी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें जैसे KCl के लिए, तो माइनस स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, लाइन कुछ इस तरह से आएगी। तो KCl के लिए हम देखें तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे जाके थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, लीनियरिटी से वेरी करेगी। लेकिन इसको एक्स्ट्रापुलेट करें, अगर एक्स्ट्रापुलेशन करें अगर इसकी यहाँ को, देन वील ऑब्टेन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कंसंट्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा। सो वी कैन से दैट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएं लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ सी के बीच में, और जो पॉइंट्स आएंगे उससे लाइन बनेगी, उसके बाद उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें यहाँ को, वी कैन ऑब्टेन, हमारे पास वैल्यू आ सकती है लैम्डा एम इन्फिनिटी की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी हो तो इस ग्राफिकल मेथड से निकाली जा सकती है। लेकिन अगर ग्राफ बनाएं आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे CH3COH के लिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। दैट मीन्स जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो ग्राफ पैरेलल जा रहा है विद द वाई एक्सिस। दैट मीन्स इसको एक्स्ट्रापोलेट तो किया नहीं जा सकता, वाई एक्सिस पे तो लगेगा नहीं आके ये। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन नॉट फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ये रीजंस क्या हैं इसके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप देख रहे हैं कि जब डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, तो एकदम से शार्प इंक्रीज आ गया है मोलर कंडक्टिविटी में, एकदम से शार्प इंक्रीज आया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा कोई शार्प इंक्रीज नहीं है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है। इसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देखें सबसे पहले। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाय डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस एट एनी कंसंट्रेशन। चाहे जो भी कंसंट्रेशन हो, चाहे हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर KCl की बात कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 के 100 K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएटेड होंगे। लेकिन डाइल्यूशन करने पे थोड़ा सा इंक्रीज क्यों आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी में? उसका रीजन ये है कि जब डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस जो हैं, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शंस हैं उसमें थोड़ी कमी आ रही है।
तो डाइल्यूशन के साथ इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो रही हैं, इसलिए आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आयंस की मूव करने की टेंडेंसी जो स्पीड है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आयंस की मूवमेंट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की जब डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आयंस की मोबिलिटी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब हाईली कंसंट्रेटेड भी है KCl, तब भी एक एप्रिशिएबल वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की, बिकॉज KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये सारे के सारे जितने भी KCl होंगे वो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएटेड होंगे, तो आयंस तो प्रेजेंट है। लेकिन जब डाइल्यूशन की तो डाइल्यूशन के साथ क्या क्या हुआ, डाइल्यूशन के साथ जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी, और उसकी वजह से मोबिलिटी आयंस की इंक्रीज हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी में भी इंक्रीज आएगा। बट अगर आप देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे CH3COH, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते इनटू देयर आयंस, और विद द डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं और जब हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये 40 मान लीजिए उसमें से डिसोसिएटेड हैं। किस में डिसोसिएट होंगे, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में इंक्रीज आता जाएगा। पहले 40 हैं, थोड़ा पानी डाला तो 50 डिसोसिएट हो जाएंगे, और पानी डाला तो 60 हो जाएंगे, और पानी डाला तो 70 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस जो बन रहे हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे विद द डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं तो नेचुरल है कि मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज आएगी, और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होती जाएगी सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बहुत कम होती जाएगी, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में एकदम से इंक्रीज आएगा और नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म होंगे वो एकदम से इंक्रीज कर जाएंगे, और इसलिए मोलर कंडक्टिविटी में शार्प इंक्रीज आएगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद द डाइल्यूशन। तो यही रीज़न है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में शार्प इंक्रीज आ रहा है विद द डाइल्यूशन, KCl या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं हो रहा। अब इस ग्राफ से KCl या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हमने निकाल ली। अगर निकालनी हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इस ग्राफिकल मेथड से वी कैन नॉट फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था एक साइंटिस्ट थे कोलरॉश, उन्होंने लॉ दिया था कोलरॉश लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कर रहे हैं कोलरॉश लॉ। कोलरॉश ने कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। जो भी आयन है, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का आयन है, वो अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके आसपास कौन से आयंस हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AXBY की। तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ इसके जो भी आयंस बनेंगे, पहली बात आयंस कौन से बनने चाहिए इसके, x नंबर ऑफ, पहले आयंस देख लेते हैं AXBY के कौन से आयंस बनेंगे, XAY पॉजिटिव, x नंबर ऑफ AY पॉजिटिव, AY पॉजिटिव आयंस बनेंगे, क्रॉस करना होता है आपने ऐसे को, और y नंबर ऑफ X नेगेटिव आयंस बनेंगे। एक तो ये टाइप बन रहे हैं एनाइंस, और केटाइंस बन रहे हैं AY पॉजिटिव, X नंबर ऑफ केटाइंस एंड Y नंबर ऑफ एनाइंस। अब कोलरॉश कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी AXBY की, वो
सम टोटल होगी, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है उसका सम टोटल, मतलब मिला देना है इनकी जो कंट्रीब्यूशन है दोनों की, उनकी मोलर कंडक्टिविटीज को ऐड अप कर देना है। सो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, जो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपने एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर AX dy, दैट विल बी इक्वल टू x times molar conductivity at infinite dilution for AY positive plus y times molar conductivity at infinite dilution for BX negative anion. So यही कोलरॉश लॉ है कि each ion, AY positive भी BX negative भी, each ion will make a definite contribution towards the molar conductivity at infinite dilution with irrespective of the presence of other ions. AY positive को कोई लेना नहीं है कि BX negative है उसके अराउंड या ZX negative है, जो मर्जी हो, इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। दिस इज कोलरॉश लॉ। मेनली अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशंस है, फर्स्ट एप्लीकेशन सबसे जरूरी जो मैं अभी पीछे डिस्कस कर रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। तो वो देखते हैं कि कैसे आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकाल सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। The first application is molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte can be calculated by using कोलरॉश लॉ। फॉर एग्जाम्पल CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपने, तो देखिए होगी किसके बराबर, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर H पॉजिटिव। दैट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज को यूज करके अगर ये सम टोटल निकाल लो तो वो मोलर कंडक्टिविटी CH3COH की आ जाएगी। मैं 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज कर रहा हूं जो तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और तीनों वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटीज हैं वो ग्राफिकल मेथड से डिबाय हक्केलॉन-सागर इक्वेशन से निकाली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग एक तो सोडियम एसीटेट CH3CONA, this will be equal to molar conductivity at infinite dilution for CH3COO negative plus molar conductivity at infinite dilution for Na positive. Let it be first equation. Second, HCl जो कि strong electrolyte है, इसकी वैल्यू निकल सकती है उस ग्राफ से। This will be according to Kohlrausch law, this will be equal to molar conductivity at infinite dilution for H positive plus molar conductivity at infinite dilution for Cl negative. Let it be second equation. Third is NaCl के लिए, this will be equal to molar conductivity at infinite dilution for Na positive plus molar conductivity at infinite dilution for Cl negative. This is third equation. ये तीनों वैल्यूज जो हैं वैसे ग्राफिकल मेथड से निकल सकती हैं, इनको यूज करके मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, यहाँ तक। तो कैसे पहुँच सकता हूँ मैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूँ मैं, फर्स्ट प्लस सेकंड में ये दो चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो आ रही हैं मेरे पास। मेरे को अनवांटेड क्या मिल रहा है यहाँ पे, Na पॉजिटिव मेरे को नहीं चाहिए, Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी मेरे को नहीं चाहिए, तो ये मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं। अगर थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड के एडिशन वाले जो एडिशन करके आ रहा है उसमें से मैं थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल जाएगा। दैट मीन्स आई विल गेट एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी और H पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी। और यही करना है मैंने कि नेक्स्ट माय ऑपरेशन विल बी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। अगर ऐसा मैं करवा देता हूं, आई विल गेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर H पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और इनका जो सम टोटल होगा इन दोनों का, ये जो है अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। सो by using the molar conductivities of strong electrolytes
we can calculate the molar conductivity of a weak electrolyte by using Kohlrausch law. This is quite important law. इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, अभी बाद में करवाता हूँ. इसकी सेकेंड एप्लीकेशन कर लेते हैं हम कोलरॉश लॉ की. सेकेंड एप्लीकेशन है कि बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड. और फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय molar conductivity at infinite dilution. So by using this formula we can come to know about the degree of dissociation of an electrolyte. Third is we can calculate, third application, we can calculate the dissociation constant K. Dissociation constant that is K can be calculated. For example, अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है NH4OH, ये कैसे आयनाइज होगा? अगर एक्वस में भी है तब भी इट विल आयनाइज इनटू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. और इसके लिए K क्या होगा? Kb क्या होगा? दैट विल बी NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन divided by NH4OH concentration. Now अगर मैं concentration मानता हूं इसकी C starting में, so this will be, अगर इसकी concentration मानता हूं मैं C, this will be 0 initially, this will be 0 at T is equal to 0. at equilibrium पे अगर इसमें से अल्फा निकल, C अल्फा निकल गया तो C इंटू 1 माइनस अल्फा इसकी कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये कितने होंगे? C अल्फा इंटू C अल्फा. व्हाट विल बी K? अभी लिखा था मैंने, K क्या होता है? इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH की कंसंट्रेशन, दैट इज C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा. C कैंसल्स आउट, वी आर लेफ्ट ओनली विद C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. So K will be equal to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. C कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना अभी बताया मैंने, लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट विल गिव यू अल्फा. सो दिस वाज कोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल based on Kohlrausch law is if the molar conductivities at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3CONA are 126.4, 426.1 and 91.0 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. What will be that of CH3COH? What will be that of CH3COH?
तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की गिवन है यहाँ पे। ऐसा ही मैंने अभी एप्लीकेशन आपको बताई थी, बिल्कुल सेम एग्जांपल था जो मैंने लिया था। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिख दिया जाए अगर NaCl के लिए लिख दें सबसे पहले, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर NaCl किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। एंड HCl के लिए लिख दें, दिस विल बी lambda m at infinite dilution for H positive plus lambda m at infinite dilution for Cl negative. Next is CH3CuNa, that is molar conductivity at infinite dilution for CH3Cu negative plus molar conductivity at infinite dilution for Na positive. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन दोनों तीनों को कैसे यूज करें कि वी कम टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH। CH3COH की वैल्यू क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर CH3COH विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर H पॉजिटिव। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जहां तक आपने पहुंचना है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप करोगे यहाँ पे 2 + 3 - 1, 2 + 3 - 1, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। और इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, HCl की भी, NaCl की भी, और सारी वैल्यूज़ गिवन है आपको। दिस इज़ गिवन टू बी 126.4, ये दी हुई है आपको 426.1, और ये दी हुई है आपको 91.0। तो जैसा आपने इक्वेशंस को किया वैसे इनकी वैल्यूज को कीजिए। सेकंड प्लस थर्ड -1, दैट इज 426.1 प्लस 91 माइनस 126.4। इसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपने, तो आप क्या करोगे? इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इनकी वैल्यूज गिवन है आपको। तो सेकेंड प्लस थर्ड -1 मीन्स 426.1 प्लस 91 माइनस 126.4। अगर ये करें दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनकी और इसकी, दैट मीन्स CH3COH की वैल्यू आ जाएगी। और ये करते हैं अगर दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आंसर विल बी 390.7 विल बी द आंसर। 390.7 will be the answer. So this was first numerical based on Kohlrausch law. Second is again on the Kohlrausch law, उसमें ionization constant निकालना है। Second numerical based on Kohlrausch law is at 291 Kelvin, the molar conductivities at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaCl are 129.8, 217.4 and 108.9 ohm inverse centimeter square respectively. If the molar conductivity of a centinormal solution
centinormal solution of NH4OH is 9.33 ohm inverse centimeter square. What is the percentage dissociation? दो चीज़ें निकालनी, देखिए एक तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है and you have to calculate dissociation constant K for NH4OH. देखिए दो चीज़ें निकालनी, परसेंटेज डिसोसिएशन एंड K फॉर NH4OH. अल्फा निकालना है, दैट मीन्स परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर K निकल जाएगा. तो अल्फा निकालने के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वही यूज़ करनी पड़ेगी. देखिए NH4Cl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4 पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव. तो ये चीज़ आ गई. सेकेंड है NaOH, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH is equal to molar conductivity at infinite dilution for Na positive plus molar conductivity at infinite dilution for OH negative. थर्ड क्या गिवन है आपको? NaCl. तो molar conductivity at infinite dilution for NaCl will be equal to molar conductivity at infinite dilution for Na positive plus molar conductivity at infinite dilution for Cl negative. चाहिए क्या आपको? चाहिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, उसी का K निकालना है. यू वांट दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन NH4OH की क्या होगी. तो पहली बात इसको डिसोसिएट करके लिखें, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर NH4 पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर OH नेगेटिव. ये चाहिए आपको. लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीनों को यूज़ करके आपने यहाँ तक पहुँचना है. तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकंड, इसमें दोनों आ गए, NH4 पॉजिटिव भी आ गया, OH नेगेटिव भी आ गया. अनवांटेड क्या है? Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड. अगर आप ऐसा करते हो, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, आपके पास ये इक्वेशन आ जानी है. और वही करना है आपने कि फर्स्ट की वैल्यू क्या गिवन है, NH4Cl की वैल्यू जो भी है 129.8, सेकेंड की वैल्यू क्या है NaOH की 217.4, थर्ड की वैल्यू क्या है 108.9, दिस प्लस दिस, और ये सब्ट्रैक्ट करवाना है थर्ड वाला आपने, और आंसर आएगा दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर NH4OH एंड दैट इज इक्वल टू 238.3. This will be the answer. This is molar conductivity at infinite dilution for NH4OH, that is 238.3. यहाँ तक तो था जस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालने का मेथड बताया मैंने आपको, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, दैट इज 238.3 आ रहा है. इससे आगे देखिए अल्फा निकालना है आपने. तो ये वैल्यू है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर NH4OH. अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m at any concentration C divided by lambda m at infinite dilution. This is alpha. और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कौन सी है? ये देखिए यहाँ पे, if the molar conductivity of a centinormal solution of NH4OH is 9.33, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन. दैट मीन्स लैम्डा एम सी को क्या लोगे आप? 9.33. दिस विल बी 9.33 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी कौन सा है जो अभी निकाला हमने? 238.3, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.0392. 0.0392. तो दिस इज अल्फा. परसेंटेज डिसोसिएशन आपने निकालनी है. परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होनी है? ये अल्फा आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द परसेंटेज डिसोसिएशन. तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या आ जाएगा? 3.92%. परसेंटेज डिसोसिएशन इज 3.92.
0.92%. Next part is that you have to calculate dissociation constant K also. K has also to be calculated. बात हो रही है NH4OH की. अभी मैंने बताया था आपको ये कैसे आयनाइज होगा. ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. इसकी कंसंट्रेशन बिगनिंग में अगर C है, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0. इक्विलिब्रियम में दिस विल बी C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी C अल्फा, दिस विल बी C अल्फा. तो K क्या आ जाएगा इसके लिए? K विल बी C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट विल बी C अल्फा स्क्वायर divided by 1 minus alpha, and that will be C is molar concentration. C is molar concentration, but यहाँ पे दी है सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन. सेंटीनॉर्मल क्या होता है? 1/100 नॉर्मल या फिर n/100. मेरे को चाहिए मोलैरिटी. अब इस केस में वैलेंसी देखो, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, 1 वैलेंसी है. वैसे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में मैं बेसिक कंसेप्ट्स में आपको रिलेशन बता चुका हूं. नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. अब वैलेंसी अगर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होगी. यहाँ पे नॉर्मेलिटी है 1/100 तो मोलैरिटी क्या होगी? 1/100 ओनली. सो जो C है दैट इज मोलर कंसंट्रेशन 1/100 आएगा वो या फिर 0.01. अल्फा आप निकाल चुके हो 0.039, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.039 एंड दिस विल गिव यू द आंसर. और आंसर है इसमें 1.59 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 विल बी वैल्यू ऑफ K. 1.59 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5. तो ये जो सेकंड न्यूमेरिकल था ऑन द बेसिस ऑफ कोलरॉश लॉ, इसको फिर से एक बार देखते हैं. देखिए 291 केल्विन पे मोलर कंडक्टिविटीज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4Cl, NaOH, NaCl के लिए गिवन है. आपने निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है NH4OH की, और उसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकालना है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है. इसके लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन NH4OH की निकालनी पड़ेगी. तो इन तीनों के लिए लिखूंगा मैं वैल्यूज. अब इसमें और इसको ऐड करूंगा क्योंकि NH4 पॉजिटिव यहां से आएगा, OH नेगेटिव यहां से आएगा, अनवांटेड आएंगे Cl नेगेटिव यहाँ से, Na पॉजिटिव यहाँ से. तो थर्ड वाली वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा इन दोनों की वैल्यू से जो ऐड किया हुआ है. वो मेरे को देगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर NH4OH. नेक्स्ट पार्ट है अल्फा. लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लैम्डा m एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन. जो लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी है वो गिवन है 9.33 डिवाइडेड बाय 238.3 आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. So this is 0.0392. परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगी? into 100, that is 3.92%. लास्ट पार्ट था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था. NH4OH कैसे आयनाइज होगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में. इसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन लेट इट बी C, ये 0, ये 0. एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा ये बनेंगे. K क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा. C कैंसल्स आउट, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. C इज मोलर कंसंट्रेशन. यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी NH4OH की बराबर होगी. वैलेंसी इज 1. सेंटी नॉर्मल होता है 1/100, सो मोलैरिटी हो जाएगी 1/100, दैट इज 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर. वैल्यू दी हुई है, ये आ चुकी है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. दिस विल गिव यू द आंसर 1.59 into 10 raised to power minus 5. So these were the two numericals based on Kohlrausch law. Next topic which you have to cover is electrode potential. तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें कि मान लीजिए जिंक रॉड को ZnSO4 में डाला हुआ है, डाइल्यूट ZnSO4 में. ये जिंक रॉड है और ZnSO4 में डाली हुई है. इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? जिंक का बनता जाएगा Zn2 पॉजिटिव
और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी रॉड पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अराउंड द रॉड। तो दे विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द सॉल्यूशन। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि क्या टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रोड की जब उसको उसकी सॉल्यूशन में डाला जाता है, टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस होने की है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट ये है टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या टू गेट रिड्यूस्ड, जब उसको अपनी ही सॉल्यूशन में डाला जाए, अपनी ही आयंस वाली सॉल्यूशन में डाला जाए। जैसे जिंक को डाल रहे हैं ZnSO4 में, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जिंक क्या रिएक्शन कर रहा है? जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी दो तरह का हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, मतलब ये वाला रिएक्शन शो करने की क्या टेंडेंसी है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकेंड टाइप जो है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल में क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब ये वाला रिएक्शन होने की क्या टेंडेंसी है? Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू M सॉलिड। तो जनरली जो केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिए होते हैं, दे आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, और दैट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सॉल्यूशन होनी चाहिए। सॉल्यूशन का टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, और प्रेशर अगर है, गैस अगर है, तो प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, और टेम्परेचर मैंने बताया आपको 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन जो है दैट शुड बी 1 मोलर। और जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि कैसे ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए जाते हैं, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले वी विल कम टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, या फिर वोल्टेक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। अबे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर नथिंग बट दीज आर द सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ऑन दिस साइड जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4, और इस साइड copper rod is dipped in copper sulfate solution.
इनको कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर है। यहाँ पे वी हैव सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो। अभी बताता हूँ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ये पोरस प्लग्स हैं यहाँ पे, कॉटन प्लग्स। अब देखिए होगा क्या कि इन दोनों में जिंक और कॉपर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर की ज़्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है। तो कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी? कॉपर वाले यहाँ पे रिडक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए जब इनको आप कनेक्ट कर रहे हो। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का मैं कह रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा कैसे जाता है कि कॉपर टू पॉजिटिव का कॉपर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसने होना है रिड्यूस, इस साइड होनी है रिडक्शन और यहाँ पे होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। सो दिस विल बी, यहाँ पे रिएक्शन होगा Zn सॉलिड का Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है ये Zn2 पॉजिटिव तो आता जाएगा सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ से पास होके यहाँ को आते जाएंगे और यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये है सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन है। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ? कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहाँ पे है वो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको क्या करेंगे? गेन करते जाएंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर सॉलिड। सो दिस इज रिडक्शन। तो लेफ्ट सेल में, लेफ्ट हाफ में ऑक्सीडेशन हो रही है एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पे हो रही है रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। एंड इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव जो है यहाँ पे एनोड जो है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, उल्टा होता है इलेक्ट्रोलिटिक में, आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड इज नेगेटिव, यहाँ पे एनोड इज नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज कैथोड हियर, कैथोड। But you have to remember that oxidation always occurs at anode. Oxidation always occurs at anode and reduction always occurs at cathode, चाहे वो electrochemical cell हो चाहे electrolytic cell हो। But यहाँ पे oxidation half cell जो है, यहाँ पे जो anode terminal है that is negative and cathode is positive in electrochemical cell. So electrochemical cells में आप देख रहे हो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट से और यहाँ पे आ रहे हैं। सो एक्सटर्नल सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप बल्ब जलाना चाहते हो इस सर्किट में, यू कैन लाइट अप द बल्ब ऑल्सो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द केमिकल चेंजेस, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वोल्टेक सेल्स और द गैल्वेनिक सेल्स। अब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन इसी सेल की देखें, Zn सॉलिड इज गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखेंगे जो भी मोलर है ये, डबल स्लैश मीन्स सॉल्ट ब्रिज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। और दूसरी साइड कॉपर 2 पॉजिटिव जो भी कंसंट्रेशन है ऑब्लिक कॉपर सॉलिड, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है। Zn सॉलिड इज गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव और डबल स्लैश का मीनिंग है यहाँ पे दिस इज सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव इज गिविंग यू कॉपर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ वी विल कम टू दिस सॉल्ट ब्रिज कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज है क्या? ये एक यू शेप ट्यूब है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल KCl डाला होता है या KNO3 डाला होता है। इनर्ट मींस ये वाले आयंस अगर यहाँ डिफ्यूज इन करते हैं तो इस रिएक्शन को जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहाँ का, जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, यहाँ पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 2 जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डाला होता है बीच में, दैट इज इन जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड अगार अगार मीडियम। सो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विल बी इन अगार अगार मीडियम, जेली लाइक सब्सटेंस, और यहाँ पे पोरस प्लग्स होंगे सो दैट मटेरियल जब उल्टा किया इसको तो सारा बाहर को ना आ जाए।
तो पोरस प्लग्स होंगे, कॉटन प्लग्स होंगे, जहाँ पोरस होंगे, आयंस मूव कर सकते हैं, आयंस बाहर को जितना डिफ्यूज करना है वो डिफ्यूज करेंगे, उन पे कोई हिंड्रेंस नहीं करेगा ये पोरस प्लग जो है। अब इसका फंक्शन देखिए, जो सॉल्ट ब्रिज है इसका फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, बीच में आयंस की मूवमेंट होगी, बाहर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ भी आयंस मूव कर रहे हैं, यहाँ भी आयंस मूव करेंगे, सो इट इज कंप्लीटिंग द सर्किट। सबसे पहला फंक्शन जो सॉल्ट ब्रिज है दैट कंप्लीट्स द सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। Number 2 function, that is very important function, it maintains the electrical neutrality of both the electrolytes, यहाँ वाले की भी और यहाँ वाले की भी। देखो होगा क्या, सेकेंड फंक्शन मैं कह रहा हूँ that is quite important, it maintains the electrical neutrality। यहाँ पे मैंने कहा ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दैट मीन्स Zn2 पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अराउंड दिस इलेक्ट्रोड बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में ZnSO4 था न्यूट्रल, जितने Zn2 पॉजिटिव आयंस थे उतने ही सल्फेट आयंस थे, अगर 100 थे तो ये भी 100 थे, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अराउंड द इलेक्ट्रोड वो इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अराउंड दिस इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देयरफॉर जिंक की जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, जिंक का ये रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि जिंक कहेगा कि ऑलरेडी मेरे अराउंड इतना पॉजिटिव चार्ज है तो मैं Zn2 पॉजिटिव क्यों दूं और सॉल्यूशन को। सो सेम रीजन देखिए, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव इतना ज्यादा हो गया कि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बनने कम हो जाएंगे, और यहाँ को जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो दैट मीन्स सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर सम टाइम। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी, तो इससे ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ से ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, सेल जो है काम करना बंद कर देगा थोड़ी देर में। इस प्रॉब्लम को ये कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, कि जितने Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, जितने Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से Cl नेगेटिव यहाँ को डिफ्यूज इन करेगा, उसी हिसाब से Cl नेगेटिव यहाँ को डिफ्यूज इन करेगा, Zn2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर ZnCl2 बनाता जाएगा, और हेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, Zn2 पॉजिटिव जितने ज़्यादा हो गए हैं उस हिसाब से Cl नेगेटिव यहाँ को डिफ्यूज इन करेगा और ZnCl2 बनाता जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या चक्कर पड़ रहा है, कॉपर, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग यू कॉपर। तो स्टार्टिंग में कॉपर टू पॉजिटिव उतने ही थे जितने सल्फेट टू नेगेटिव थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कम होता जा रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं और सल्फेट टू नेगेटिव इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अराउंड द इलेक्ट्रोड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। देयरफॉर जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो कॉपर टू पॉजिटिव की जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। दैट मीन्स कॉपर टू पॉजिटिव की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो सेल कैसे काम करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है सेम अगेन, यहाँ से ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे डाला सॉल्ट ब्रिज में, जितने कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ पे, जितने सल्फेट टू नेगेटिव यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, सल्फेट टू नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, उतने के पॉजिटिव उस हिसाब से के पॉजिटिव यहाँ को आएंगे और K2SO4 बनाते जाएंगे और इसको न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेंगे। तो दो फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट मैंने बताया आपको सर्किट कंप्लीट कर रहा है, इट इज़ कंप्लीटिंग द इंटरनल सर्किट। नंबर 2 फंक्शन मैंने बताया इट इज़ मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी वाला मैंने बताया कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है अराउंड द इलेक्ट्रोड, इसलिए जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए जितना Zn2 पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे उतने यहाँ से Cl नेगेटिव डिफ्यूजन करेंगे और ZnCl2 बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता जा रहा है, जो कि यहाँ डिपॉजिट होता जा रहा है इलेक्ट्रोड पे, और सोल्यूशन में सल्फेट टू नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, और सल्फेट टू नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो कॉपर टू पॉजिटिव का रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जितने सल्फेट टू नेगेटिव इंक्रीज हो जाएंगे उस हिसाब से के पॉजिटिव यहाँ से इस साइड को आएगा और K2SO4 बनाएगा,
और hence electrical neutrality will be maintained in both the compartments of this electrochemical cell और cell काम करता रहेगा. So this was electrochemical cells, voltaic cells or galvanic cells. Next is standard electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की टेंडेंसी या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी. और जनरली केमिस्ट्री में कन्वेंशन है कि जो भी वैल्यूज़ लेंगे हम ज़्यादातर दे आर टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी है किसी भी इलेक्ट्रोड की 298 केल्विन पे, और सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी 1 मोलर, और अगर गैस इन्वॉल्व है दैट शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाला जाता है, क्योंकि एक चीज़ अगर रिड्यूस होगी तो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज होना जरूरी है. अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहो रिडक्शन पोटेंशियल की, नहीं निकाल सकते. एब्सोल्यूट वैल्यूज क्यों नहीं निकल सकती? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ने अपने आप तो रिड्यूस होना नहीं है. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा कोई इलेक्ट्रोड अगर कोई दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. सो वी कैन नॉट डिटर्मिन द एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल्स. जस्ट रेफरेंस लेके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल सकते हैं, रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल निकल सकते हैं, और स्टैंडर्ड जो चीज ली गई है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब जैसे मार्क्स हैं आपके, अगर कहा जाए कि 90 मार्क्स आए हैं, किस में से आए? 90 100 में से हैं, 90 200 में से हैं, 90 300 में से. एक रेफरेंस तो होना चाहिए तभी 90 की वैल्यू है. 90 100 में से हैं, ओके दैट्स वेरी गुड परसेंटेज, 90% आ रहे हैं. 90 200 में से हैं तो बहुत कम बन गए, 45% है. सो रेफरेंस होना चाहिए. यहाँ पे रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए? बिकॉज किसी अकेले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होना ही नहीं है. अपने आप वो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा अगर कोई चीज़, अगर दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज ना करे? तो देयरफॉर रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए साइंटिस्ट ने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया विच इज नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज टेकन एज 0. रेफरेंस है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज 0. इसको मैं बता देता हूं एक बार है क्या ये. यहां से हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट 1 बार प्रेशर. दिस इज प्लेटिनम फॉइल, और ये प्लेटिनम वायर है, और इसमें जो सॉल्यूशन है दैट इज 1 मोलर HCl. ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यहाँ से हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन होना है जो भी होना है. प्लेटिनम फॉइल है ये प्लेटिनम वायर है, 1 मोलर HCl है. अब इसको कनेक्ट करेंगे बाकी इलेक्ट्रोड्स के साथ. हो सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है यहाँ पे रिडक्शन हो. वो डिपेंड करता है किसके साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं. उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा.
अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम हुआ तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल्स पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि रिडक्शन पोटेंशियल्स किसका ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। अगर ए और बी को आप कनेक्ट कर रहे हो, ए का रिडक्शन पोटेंशियल अगर बी से ज़्यादा है तो ए पे रिडक्शन होगी, बी पे ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर इसको किसी भी साथ कनेक्ट करें तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है यहाँ पे, या रिडक्शन भी हो सकती है। अगर ये एक्ट करे एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अगर ये एक्ट करे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, H2 will give you 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी हुई। यहाँ पे रिडक्शन भी हो सकती है, रिडक्शन हुई अगर तो 2H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। 2H पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं, 1 मोलर HCl से। HCl का मतलब क्या है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। 2H पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाता जाएगा, H2 गैस। तो दिस इलेक्ट्रोड विच इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज 0, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑल्सो, लूज भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स और गेन भी कर सकता है। तो अब देखते हैं इसके बाद कि कैसे रिडक्शन पोटेंशियल निकाले हैं साइंटिस्ट ने। जैसे मैं जिंक का निकालने की ट्राई कर रहा हूं आपको, आपके सामने, कि कैसे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किए होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो मैंने आइडिया दिया आपको कि इसके साथ कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रोड्स को। अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड की ना रिडक्शन हो सकती है ना ऑक्सीडेशन हो सकती है। एब्सोल्यूट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की नहीं निकाली जा सकती, इसके साथ कनेक्शन देना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। और ई नॉट सेल की हेल्प से, जो सेल का ईएमएफ आएगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उसकी हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल जिंक के केस में कैसे निकाला साइंटिस्ट ने। तो देखिए साइंटिस्ट को पहले ये तो पता नहीं था कि जिंक ने ऑक्सीडाइज होना है या रिड्यूस होना है। मान लीजिए मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जिंक जो है रिड्यूस होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मैं मान रहा हूँ जिंक का ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिंक क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये मान के चले पहले, तो ऐसे कनेक्शन दिए होंगे उन्होंने कि यहाँ रखा जिंक को, किस में रखा, ZnSO4 में, और यहां रखा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज एक्टिंग एज एनोड, यहां पे होनी है ऑक्सीडेशन, यहां पे होनी है रिडक्शन। दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। उस हिसाब से कनेक्शन देंगे हो कि वोल्ट मीटर रखा यहाँ पे, ये मान के कि ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जब कनेक्शन देना है वोल्ट मीटर का, नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। उल्टा नहीं है कि पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। वोल्ट मीटर तभी रीडिंग देगा अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव एंड इज कनेक्टेड। तो जब ऐसे रखा, इनफैक्ट हाँ सॉल्ट ब्रिज भी डाला होगा, जब ऐसे रखा तो वोल्ट मीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी। वोल्ट मीटर डिडंट शो एनी डिफ्लेक्शन इन दिस केस, रीजन बीइंग कि ऐसा हो ही नहीं रहा कि ये रिड्यूस नहीं हो रहा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, उल्टा है कि रिडक्शन पोटेंशियल, हम क्या सोच रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है, इसलिए राइट में अरेंज किया है इसको कि यहाँ रिडक्शन होनी चाहिए और यहाँ ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब रीडिंग नहीं दिया, दैट मीन्स आर कनेक्शंस आर रॉन्ग, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा और ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह। तो फिर चेंज किया, इंटरचेंज किया, इनफैक्ट उल्टा कर दिया होगा वोल्ट मीटर को, ऐसा तो नहीं कि पूरा चेंज किया, बट फॉर योर कन्वीनियंस दोबारा से मैं बना रहा हूं।
जब ऐसे कनेक्शन दिए तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन आई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में, और यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है दैट इज एक्चुअली 0.76 वोल्ट्स आया, एंड दिस इज ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का है ये। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जो मैक्सिमम वोल्टेज है विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब सेल काम कर रहा है तब कितना डिफरेंस है इनके पोटेंशियल्स में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो ईएमएफ ऑफ द सेल है दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जो आ सकती है, जो सेल दे सकता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट इज ई नॉट सेल, दैट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट्स, वो आ रहा है 0.76 वोल्ट्स। और ई नॉट सेल जो होता है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द राइट, ई नॉट राइट, माइनस reduction potential for the left, that is E naught cell is E naught for reduction half cell minus reduction potential of left half cell, oxidation half cell। तो इसमें oxidation potential नहीं लेना है, दोनों reduction potentials, reduction potential of right minus reduction potential of left। so this is actually E naught cell, E naught right means ये वाली टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, H पॉजिटिव के H2 बनने की टेंडेंसी, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास आ गया। दिस इज 0.76 वोल्ट्स। ये कितना है? स्टैंडर्ड है 0, माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक विल बी इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट्स। इसको वहाँ माइनस ले जाइए तो दिस विल बी माइनस 0.76 वोल्ट्स। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76। इसका क्या मीनिंग हुआ? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? हाइड्रोजन का। दैट मीन्स हाइड्रोजन की रिडक्शन होनी चाहिए और जिंक की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, वही हो रहा है। तभी ऐसे दे के जब कनेक्शन दिए तो ठीक आ रहा था, ये उल्टा दिया तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसको रिड्यूस होना है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है, इसको ऑक्सीडाइज होना है जब इसको कनेक्शन दे रहे हैं हम विद हाइड्रोजन। सो दिस इज द मैनर जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किए थे। By this method, with the help of reference electrode, normal hydrogen electrode and standard hydrogen electrode, the electrode potential, standard reduction potentials of the electrodes have been calculated, और वो एक series में arrange किए गए हैं which is known as electrochemical series, and that's our next topic, electrochemical series। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने कहा कि इस सीरीज में जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल्स डाउन द सीरीज। तो ऊपर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से इलेक्ट्रोड आएंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जैसे जैसे नीचे को जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएंगे। तो कुछ ऐसे है ये। वैसे वैल्यूज आर गिवन, यू नीड नॉट रिमेंबर दिस सीरीज। अगर हो सकती है कुछ फॉर्मूला बना के तो आप याद रखिए, अदरवाइज कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद
तो ऐसे को नीचे को आनी थी यहाँ से, इसके बाद कि रिडक्शन पोटेंशियल है लिथियम का, पोटाशियम का, बेरियम, ऐसे को क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट it is a series in which electrodes have been arranged according to their increasing reduction potentials. Now its applications are quite important. First application है इसकी कि we can find out, we can calculate the relative reducing powers and the oxidizing powers of the electrodes or of the elements. नीचे जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि अपने आप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नीचे जा रहे हैं तो इनकी जो टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इंक्रीजिंग। रिड्यूसिंग पावर को क्या होगा दो एलिमेंट्स को देखें हम, किसी के साथ कनेक्शन दे रहे हैं, मान लो लेड को भी और कॉपर को भी। अब मैं कह रहा हूं कि नीचे को जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। कॉपर वाले केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेड वाले केस में, बिकॉज इट इज डाउन द सीरीज, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ए से जल्दी एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला जो लेड है। तो इसने क्या किया, वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करवाया, ए को, ए के इलेक्ट्रॉन तो लूज हुए ना, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो एक तरह से याद रखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रही है। तो नेचुरल है, अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगी। एक बार फिर से देखिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन में बता रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिलेटिव जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं कैसे वेरी कर रही हैं डाउन द सीरीज। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में देखिए, रिड्यूसिंग पावर का पता लगाना है या ऑक्सीडाइजिंग पावर का पता लगाना है। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं कि दो एलिमेंट्स हैं, इसको कनेक्शन दे रहे हैं हम ए के साथ। ए के साथ जब कनेक्ट होगा ये कॉपर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू लेड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, बिकॉज नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ऊपर वाला है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर जल्दी करेगा नीचे वाला, तो ये ऑक्सीडाइज भी ए को जल्दी कर पाएगा, क्योंकि इसके तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में ऑक्सीडाइज कौन सा इजीली करवा पा रहा है, ए को, नीचे वाला। तो जब नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करेगी और रिड्यूसिंग पावर विल डिक्रीज। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती हैं, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर्स विल increase down the series. So this was the first application of electrochemical series.